नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। छिन्न मूल। तनिमा ने सभी के लिए कुछ न कुछ खरीदा था, मगर बेटे के लिए कुछ भी नहीं। बहुत असमंजस में थी कि बेटे के लिए क्या चीज खरीदे। फिर बेटे की उम्र जो ठहरी 17-18 साल, पैंट और शर्ट के कपड़े या अच्छे ब्रांड वाले जूते या घड़ी। इस नाजुक उम्र के मोड़ पर बच्चों की पसंद माँ बाप की पसंद से काफी अलग होती है। माँ बाप की पसंद से खरीदी हुई चीजों को देखकर वे नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। यही कारण था कि वो अपने बेटे के लिए अपनी पसंदीदा कोई भी चीज नहीं खरीद पाती थी। एक लंबी यात्रा पूरी कर लेने के बाद वो अपने शहर की तरफ जा रही थी। अचानक उसकी नजर पड़ी एक लड़के पर जो उसके बेटे का हम उम्र था। पानी से भरी हुई पॉलीथीन में रंग बिरंगी मछलियों को लेकर जा रहा था। उसे रोककर वो पूछने लगी, कहाँ से लाए हो ये? बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। प्रफुल्लित होकर पीछे की तरफ घूमकर अपने हाथ से इशारा करते हुए बताया, वहां से, सामने सीवर्ल्ड से लिखी हुई तख्ती देख रही है ना, वहीं से। घर लौटने के बाद सूटकेस खोलकर दिखाने लगी थी वो उन सब चीजों को एक एक कर जो खरीद कर लाई थी वो उनके लिए। बेटे की जब बारी आई तो बेटे ने पूछा था, माँ मेरे लिए? अलग से झोले में से तनिमा ने एक पैकेट निकाला था। बाऊ, खुशी से झूम उठा था वो। कहाँ से लाई हो? तनिमा के हाथ से वो पैकेट छीनकर मछलियों को नजदीक से देखने लगा था। फिर कहने लगा, माँ हम एक एक्वेरियम खरीदेंगे। एक्वेरियम या और कुछ? सोने से बनवाई महंगी, जानते हो, एक मामूली से मामूली एक्वेरियम का दाम 2-2.5 हजार से कम नहीं है। फिर इसके रख रखाव के कई झमेले अलग से। इतनी मुश्किलें मोल लेने से क्या फायदा? मैंने ये अपने शौक से खरीदी कि तुम्हें पसंद आएगी। अब तुम इसके लिए बात को और खींच रहे हो जो एक्वेरियम खरीदने की बात कर रहे हो। तब क्यों लाई हो? गुस्से से बोला था वो। मछली क्या कोई गुब्बारे जैसी चीज है जो 1-8 घंटा खेलने के बाद फुस हो जाएगी? अपने वॉलेट में से एक छोटा सा पैकेट निकाला तनिमा ने। इस पैकेट में मछलियों का लाल नीले रंग का दाना था। लो, ये तुम्हारी मछलियों का खाना। मछलियों को एक बड़े से जार में रखा गया था। पानी में तैरती हुई मछलियां बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। कुछ काले पीले रंग की चितकबरी मछलियां तो कुछ थी सुनहरे रंग की चमकीली मछलियां और कुछ थी गहरे लाल रंग की मनमोहक मछलियां। सभी मछलियां अलग अलग नाम से जानी जाती थी। जल्दी ही बेटे को इन मछलियों से प्यार हो गया। अगर पानी जरा सा भी मैला हो जाता था, मछलियों का सुंदर चमकीला रंग साफ नहीं दिखाई देता था। तुरंत ही वो जार के अंदर से पानी को बदल देती थी। मछलियों को घर आए हुए 3-4 दिन हुए थे कि बेटे को बाहर हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा था। जाते जाते कई बार ये कहते हुए गया था, मेरी इन मछलियों का ख्याल रखना, ये मेरी सबसे बड़ी अमानत है। ऐसे भी तनिमा को अपने घर के कामकाज की कोई कमी नहीं थी। उस पर ये एक अतिरिक्त कार्य जुड़ गया था। बेटे के जाते ही जिंदगी में उठापटक का सिलसिला शुरू हो गया था। अब जिंदगी में शांति नहीं थी। हर पल चिंताओं और आशंकाओं से भयभीत रहती थी तनिमा और उसका बेटा। तनिमा को तो ऐसे लग रहा था मानो उसके दिल में किसी ने टाइम बम फिट कर दिया हो। वो किसी भी क्षण फट सकता था और उसके बसे बसाए घर संसार को बुरी तरह से तहस नहस कर सकता था। केवल तनिमा का ही नहीं बल्कि महेश का भी बुरा हाल था। दिन भर अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त रहने के बाद घर लौटकर टेलीफोन की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजती थी, दोनों एक ही साथ समानांतर रखे हुए रिसीवरों को उठा लेते थे, एक अजनबी डर और आशंका से कि कहीं बेटे का फोन तो नहीं। कई महीनों से सिर्फ चिंताएं ही चिंताएं सता रही थी। जैसे ही फोन का रिसीवर उठाते वैसे ही दूसरी तरफ से बेटे का रुदन भरा स्वर सुनाई देता था। इस संसार के उन कटीले रास्तों का अच्छा खासा अनुभव हो गया था तनिमा व महेश को। कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए पार किया जाता है ये रास्ता। बेटा जब 12वीं कक्षा का छात्र था तब उसके पते पर एक पत्र आया था। बेटे के साथ साथ वे लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। सपनों की दुनिया का सौदा करने वाली उन संस्थाओं को कैसे पता चल गया था उनके बेटे के पते के बारे में। एक छोटे से शहर की उच्च माध्यमिक विद्यालय की 12वीं कक्षा का वो छात्र, जिसकी दुनिया फैली हुई थी
केवल उसके अपने छोटे से शहर से लेकर ग्रीष्म अवकाश में छुट्टी बिताने अपने मामा के घर तक। बस पक्षियों के बढ़ते बच्चों की तरह समय के साथ बेटे के कंधे भी चौड़े हो रहे थे। बाहों की मांसपेशियां मजबूत हो रही थी। कभी कभी अपना शर्ट खोलकर दिखाता था वो माँ को, ये देखो मेरी ताकत, मेरी मजबूत मांसपेशियां। बेटा अब किशोर होकर दुनिया के लायक बन गया है, उसे उड़ान भरने के लिए क्षितिज भी कम पड़ेगा, सोच रही थी तनिमा। अब घर में बांधकर रखना मुश्किल था उसे, इस बात को वो खुद भी जान चुका था। बल्कि वो तो खुद भी सपने देखने लगा था शहरों की चमचमाती दुनिया के बारे में। 12वीं की परीक्षा खत्म होते ही तनिमा और महेश ने बेटे को सपनों के सौदागर से आए हुए उस आमंत्रण की याद दिलाई। इधर परीक्षा से हुई थकावट, उधर शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली समय समय पर भविष्य के प्रति जागरूकता की हिदायतें, और उससे बढ़कर सपनों के बाजार की भीड़ भाड़ में शामिल होने की आशा संजोए। कुल मिलाकर एक अद्भुत से रंगा हुआ था बेटे का मन। अभी तक वो घर से सीडी लगाकर 10 फिल्में भी नहीं देख पाया था, ना ही पुरानी क्रिकेट टीम को मैदान में एकजुट कर पाया था। तभी से तनिमा ने बेटे के लिए गद्दे तैयार करने का जुगाड़ कर लिया था। नई बेडशीट, नया प्लास्टिक बाल्टी मग, नया तौलिया तथा नई चप्पलें आदि खरीदकर अपनी गाड़ी में लाद भी दिए थे उन्होंने। राजधानी भुवनेश्वर में सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। यही सोचकर उन्होंने भुवनेश्वर को सपनों के बाजार के लिए एक सही जगह मान लिया था। 2 महीनों की क्रैश कोर्स, इसके बाद थी प्रवेश परीक्षा। भुवनेश्वर की चौड़ी चौड़ी सड़कों, लंबे लंबे रास्तों के दोनों किनारे, सड़कों के बीचों बीच खाली जगहों, विस्तृत चौराहे, बड़े बड़े भवनों की दीवारों पर चिपके हुए पोस्टरों, अखबारों के पन्नों में सपनों के बाजार की दुनिया के विज्ञापन नजर आते थे। बस फर्क इतना ही था, कोई पुरानी दुकान थी तो कोई नई दुकान। सभी का एक ही दावा था कि उनकी दुकानों में बिकने वाले सपने भोर की नींद के साथ ही साथ चूर नहीं होते। इन मामलों में तो वे इतने सिद्धहस्त थे कि कहना ही क्या। तनिमा और महेश ने 5000 की कीमत वाले सपने को आरक्षित करवा लिया था अपने बेटे के लिए। बेटे का मन था कि वो डॉक्टरी पढ़े। सपनों के सौदागर कह रहे थे, मेडिकल कॉलेज में सीट मिलना थोड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है, परीक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा भी बहुत है। आप तो जानते ही हैं, ओडिशा में मेडिकल सीटें काफी कम हैं, फिर भी किसी ना किसी को तो दाखिला मिल ही जाता है। फिर हम किस लिए हैं, हम हैं ना। उनकी बात सुनकर महेश कहने लगा, हम तो अपने जमाने में किसी कोचिंग वोचिंग को जानते भी नहीं थे। मेरे बड़े भाई तो प्री प्रोफेशनल पास करते ही मेडिकल लाइन में चले गए थे। उनकी ये बात सुनकर सपनों के सौदागर मुस्कुराते हुए चुप हो गए थे। आखिरकार बेटे को एक स्वप्न विक्रेता के हॉस्टल में अकेला छोड़कर जाते समय तनिमा का खूब रोने का मन कर रहा था। बोलने लगी थी, कैसी हालत में रखते हैं बच्चों को। देखो, एक बड़े हॉल को प्लाई की पतली दीवार बनाकर छोटे छोटे कमरों में बांट दिया है। उसको कोई घर कहेगा? एक लड़के के लिए केवल 5 फुट गुना 6 फुट वाली जगह, हवा आने जाने का भी रास्ता नहीं है। अभी से तो गर्म भाव निकल रही है अंदर से, तो गर्मी के दिनों में क्या हालत होगी, कैसे रह पाएगा कोई। फिर खाना पीना सामने झोपड़ी वाले ढाबे पर, देखने से ही बहुत खराब लग रहा है। सिर्फ 2-3 महीने की तो बात है, कहकर बात को बदल दिया था महेश ने। वे लोग लौट आए थे अपने नौकरी पेशे के शहर में, भुवनेश्वर से 400 किलोमीटर दूर। जैसे ही घर में पांव पड़ा ही था कि बेटे का फोन आया था। बहुत धीरे धीरे उदास मन से बोला था बेटा, माँ यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, घर की याद बहुत सताती है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है बेटे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम तो केवल खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, समझा रही थी तनिमा। अगर कहीं अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो सभी चिंता फिक्र खत्म हो जाएगी जिंदगी भर के लिए। तब तक के लिए थोड़ा बहुत कष्ट सहना पड़ेगा बेटा। बेटे ने हामी भरते हुए फोन काट दिया था। अगले दिन सुबह सुबह फिर टेलीफोन की घंटी सुनकर नींद टूट गई थी उनकी। इतनी सुबह बेटे की आवाज सुनकर घबरा गई थी तनिमा। क्या हुआ, सब कुशल मंगल तो है ना? इतनी सुबह सुबह कैसे फोन किया? बेटा उस तरफ से बोला था, माँ मुझे क्लास में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, टेक्स्ट परीक्षा में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और कुछ पूछने से पहले ही उसने फोन काट दिया था, मानो नाराज होकर उसने मुंह फेर लिया हो। शाम को फिर से एक बार फोन आया था बेटे का। मुझसे कुछ भी नहीं होगा माँ, मेरे तो आज भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं।
भगवान जाने कहाँ कहाँ से सवाल पूछते हैं ये लोग, समझ में भी नहीं आता। इन लोगों ने जो जो ख्वाब दिखाए थे वे सब निरे झूठे हैं। उन्होंने आपके सामने ही कहा था, जो भी पढ़ाई की बातें समझ में नहीं आएगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह से शाम तक हमारे एक्सपर्ट टीचर बैठे रहते हैं। कभी भी बच्चे आकर अपनी समस्या के बारे में पूछकर समझ सकते हैं, लेकिन मैं तो केवल एक सवाल को पूछ पूछ कर थक गया। कोई भी तो समझाता नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है, जबकि ऑफिस में खाली बैठे बैठे गप्पे हाँकते रहते हैं। तुझे इतनी जल्दी किसी पर भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कितने अंक तुम्हें मिले हैं ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आज अगर पेपर खराब हुआ तो कल वही पेपर अच्छा हो जाएगा। कुछ दिन रहकर तो देख, फिर जो कुछ तुम बोलोगे मैं सही सही मान लूंगी। असंतुष्ट लहजे में बोली थी तनिमा अपने बेटे से। केवल एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, बेटे का बार बार फोन आने से वे लोग बुरी तरह झुंझला गए थे। सुबह एक बार तो दोपहर को फिर एक बार, रात को एक दो बार, कभी कभी तो 3-4 बार फोन कर लेता था वो। लेकिन इस बार उसने फोन पर पढ़ाई के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। कहने लगता था, सुबह सुबह मन बहुत उदास रहता है, पता नहीं क्यों। भुवनेश्वर के लोग बड़े ही अपरिचित और निष्ठुर हृदय के लगते हैं। शाम के समय में वाणी विहार चौक चला जाता हूँ। हमारे शहर की तरफ जाने वाली बसें यहाँ पर रुकती हैं। माँ, तुम जानती हो, हमारे शहर के लिए यहाँ से प्रतिदिन 6 बसें चलती हैं। जब भी अपने यहाँ की कोई बस वाणी विहार चौक पर रुकती है तो मन होता है कि तुरंत मैं भी उस बस में बैठकर तुम्हारे पास आ जाऊं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा मन दुखी हो रहा होगा कि मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा हूँ। क्या उत्तर देती तनिमा इस बात का? बेटे के इस दुख के सामने हृदय से आने वाले सारे शब्द अनकहे रह गए थे। तनिमा को तो ऐसा लग रहा था मानो उसके सुरक्षित सपनों ने अभी से ही पिघलना शुरू कर दिया हो। समझाती थी, भुवनेश्वर में तुम अकेले नहीं हो बेटा, सभी जगह चारों तरफ हमारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं। तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो उन्हें खबर दे देना, बस दौड़कर चले आएंगे तुमसे मिलने के लिए। और तो और हमारा खुद का भी घर है वहाँ। घर? बेटा हंस दिया था, फिर कहने लगा था, सिर्फ दीवार और छत रहने से घर क्या घर बन जाता है माँ? वहाँ तुम हो, पापा हैं, हमारे घर के समान हैं। दूसरे दिन बेटी ने नींद से उठकर पहले देखा था उस जार को जिसमें एक मछली मरी पड़ी थी। एक मछली मर गई? घर का सारा कामकाज छोड़कर भागी भागी आई थी तनिमा और जार में हाथ डालकर निकाला था उस मरी हुई मछली को। काले पीले रंग वाली उस मछली के सिर पर सिंदूरी लाल रंग, कितनी खूबसूरत दिख रही थी वो। मर गई। बहुत चंचल नटखट स्वभाव की थी वो मछली। जब वो तैरती थी ऐसा लगता था मानो तरह तरह के रंग बिखेरती जा रही हो। एक लाल रंग की मछली हर समय उसके पीछे क्यों दौड़ती रहती थी, सोचकर तनिमा मन ही मन दुखी हो जाती थी। 2-3 दिन से वो मछली को देख रही थी। उस मछली ने तैरना छोड़ दिया था। जार के शीशे की दीवार पर हर समय अपना सिर टकरा रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस शीशे की दीवार को तोड़कर बाहर आने के लिए आतुर हो। मछली की इस बेचैनी ने तनिमा को भीतर से झकझोर सा दिया था। उसे तो ऐसा लगने लगा था मानो वो कांच की दीवार पर नहीं बल्कि उसके हृदय की दीवार पर अपना सिर पटक रही हो। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि मछली दीवार पर सिर फोड़ना छोड़ दे, मगर वो असफल रही। अंत में वो मछली मर गई। तनिमा रो पड़ी। उस दिन भरी दोपहरी को जब एसटीडी का फुल चार्ज लगता था, बेटे का फोन आया था। माँ, मैं घर लौट रहा हूँ, पापा को लेने भेजो। घर लौटाओगे? ऐसा क्या हो गया अचानक? मैं घर पर पढ़ाई करके प्रवेश परीक्षा दूंगा। यहाँ की पढ़ाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बेटे की इन बातों को सुनकर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा था तनिमा को। महेश के हाथ में रिसीवर देकर वो बैठ गई थी सोफे पर। कितनी दृढ़ता से बेटे की इन बातों में बिना कुछ तर्क किए महेश राजी हो गए थे और कहने लगे थे, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम अपना सारा सामान बांध कर तैयार रखना। सिर्फ 7 दिनों के बाद ही बेटा लौट आया था स्वप्न बाजार से। 5000 रुपए के बदले में खरीद कर लाया था स्वप्न विक्रेता का ठप्पा लगा हुआ बैग और कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र, इतना ही। बेटे के आने के बाद घर में फिर से पहले जैसी चहल पहल लौट आई थी, पर तनिमा को हर चीज पर चिड़चिड़ाहट होने लगी थी।
बात बात में वो बेटे पर गुस्सा करने लगी थी, लेकिन महेश पूरी तरह शांत था। कहता था, लौटकर आ गया तो आ गया, इसमें ऐसा क्या हो गया, उसमें इतना दुखी होने की क्या बात है। तनिमा धीरे धीरे बेटे के 5000 वाले घाटे को भूलने लगी थी। जार के अंदर मछलियां तैर रही थी, सिर्फ तैर ही नहीं रही थी बल्कि एक दूसरे के पीछे पीछे भाग खेल भी रही थी। इसी बीच कुछ और मछलियां खरीद कर ले आया था बेटा पास वाले शहर से। मरी हुई मछली अब और तनिमा के हृदय के अंदर टक्कर नहीं मार रही थी। बेटे को लेकर अपने सपने बुनना छोड़ दिया था तनिमा ने। अनहोनी घटनाएं ही जीवन का गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे जीवन बंधा हुआ है। तनिमा को उस दिन इस बात का एहसास हुआ जिस दिन उसके बेटे ने प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर एक तकनीकी महाविद्यालय में दाखिला पा लिया था। हालांकि मेडिकल की पढ़ाई का सुअवसर खो देने की वजह से बेटे के मन में कुछ दुख जरूर पड़ा था, पर अच्छी ब्रांच मिल जाने से दुख के वो बादल भी धीरे धीरे छट गए थे। एक बार बेटे को घर छोड़ने की तैयारी शुरू हो गई थी। मन के अंदर आ बैठा था एक भय, बेटा बाहर टिक तो पाएगा। आशा और आकांक्षा लिए महेश बेटे को छोड़ आया था हॉस्टल में। अभी वाला हॉस्टल पहले वाले की तुलना में लाख गुना अच्छा था। गद्दी वाले बिस्तर, टेबल, कुर्सी, टीवी, टेलीफोन, एक्वागार्ड, नेटवर्क आदि सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी इस हॉस्टल में। डर था बस रैंगिंग का। घर छोड़ते वक्त तनिमा ने कहा था, और ज्यादा तुम्हें घर में नहीं रख पाएंगे बेटा, जैसा भी करके वहाँ रहने की कोशिश करना। बेटा बहुत दुखी था, उसे अपनी एक मंजिल मिल गई थी। कहने लगा था, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप क्या अभी भी यही सोच रही हो कि मैं भुवनेश्वर में नहीं रह पाया तो क्या यहाँ भी नहीं रह पाऊंगा, यहाँ से भी घर लौट आऊंगा? महेश बेटे को एक नए शहर के नए हॉस्टल में जमा करके कहने लगा था, हॉस्टल तो बहुत अच्छा है पर वहाँ पढ़ाई का बिल्कुल भी माहौल नहीं है। जब भी देखो चिल्ला चिल्ला हो हल्ला, नहीं तो क्रिकेट खेलने में लगे रहते हैं बच्चे। इसका रूममेट कैसा है? कितने बच्चे रहते हैं रूम में? महेश ने कहा था, एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं, ज्यादा भीड़ हो जाएगी। सोचकर इसको कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। हॉस्टल वार्डन के कहने से उन रूम वालों ने इसे रख लिया है। बाद में मुश्किल तो नहीं होगी? मुश्किल कैसी? रैंगिंग ना हो, इसे देखते हुए नए लड़के को एक नया ब्लॉक दे दिया गया है। इस तरह से उनका पुराने सीनियर लड़कों के कोई संपर्क ही नहीं रहेगा। वैसे तो कॉलेज प्रबंधन भी रैंकिंग ना हो इस बात को लेकर काफी जागरूक हैं। ये सब बातें सुनकर आश्वस्त हुई थी तनिमा और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी थी। आकाश में काले काले बादलों की घनघोर घटा की तरह थी वो मछली। उन घटाओं के बीचों बीच से चमकते हुए तारे की तरह था उसका शरीर। जार के तले में सोई थी जैसे एक नीरव तपस्वी सो रहा हो। दूसरी मछलियां तैरने में मग्न थी। कभी पानी में गोल गोल चक्कर लगाकर खेल रही थी तो कभी रॉकेट की तरह नीचे से ऊपर की ओर तैरकर खेल रही थी। मगर काले कलूटे शरीर में चांदी की पोशाक पहनी हुई वो मछली पता नहीं क्यों जैसे किसी वैराग्य में खोई एकदम शांत बनी हुई थी। तनिमा आते आते उस मछली को एक बार देख रही थी। कभी कभी तो जार के अंदर एक लकड़ी घुसाकर उस शांत पड़ी मछली को थोड़ा बहुत हिला देती थी। वो मछली थोड़ी सी हिलती थी, थोड़ी सी आगे जाकर दूसरी जगह पर बैठ जाती थी। क्या कारण हो सकता है? इतनी उदास हो गई वो मछली। आते समय क्या वो छोड़ आई है अपने प्रेमी को, या क्या वो बिछुड़ गई है अपने आत्मीय जनों से? मछलियों को खरीदते समय वो एक्वेरियम वाला लड़का कह रहा था, मैडम सभी वैरायटी का जोड़ा साथ ले जाइए। ओहो, जोड़े का क्या करना है, जोड़ी रखना अच्छा है ना। मुस्कुराई थी तनिमा उस लड़के का जवाब सुनकर। मछली क्या इंसान है? समुंदर से लाई हुई वो जरीदार मछली शायद अकेली थी, इसलिए वो समुंदर के बारे में जरूर सोच रही होगी। उस मछली की उदासीनता, वो अकेलापन तनिमा को चिंताग्रस्त कर देता था। हृदय के अंदर एक अनोखी हाहाकार को अनुभव कर रही थी वो, मानो कोसों कोसों दूर तक फैले हुए रेगिस्तान में वो अकेली हो। बेटा नए परिवेश में था, इसलिए तनिमा रोज फोन कर उसकी खबर ले लेती थी। उस दिन अचानक बेटे का फोन आया, माँ आज झमेला हो गया है। झमेला? कैसा झमेला? हम अपने रूम में हैंगर लगा रहे थे कि पास के रूम के लड़कों ने आकर हैंगर उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसा क्यों किया? तनिमा ने पूछा।
हम कील ठोक कर हैंगर लगा रहे थे तो उन लोगों की पढ़ाई में बाधा पहुंची। बस करना क्या था, आकर हमारे हैंगर उखाड़ दिए तथा मेरे रूम के एक लड़के को मारा पीटा भी उन लोगों ने। मारपीट क्यों कर रहे थे? उन लड़कों ने हमारे वेंटिलेटर के पास टेप रिकॉर्डर लगाकर तेज आवाज में गाना चालू कर दिया था। जोर जोर से अपने रूम में नाच गाना कर रहे थे। वार्डन साहब को क्यों नहीं बतलाया? ये बदमाश लड़के वार्डन का कहना तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, जहाँ तक कि जरा भी डरते नहीं हैं। अच्छा ठीक है, तुम किसी के भी साथ झगड़ा मत करना। तनिमा के इन उपदेशों का प्रभाव बेटे के लिए बुरा साबित हुआ। बेटे को डरपोक शर्मीला लड़का सोचकर सब उसे चिढ़ाने लगते थे, जबकि कभी मार खाने वाले अपने रूम के उस लड़के को उन बदमाश लड़कों ने अपना दोस्त बना लिया था। बेटा एकदम अकेले इन सब लड़कों के साथ मानसिक लड़ाई करते करते बुरी तरह से थक गया था। तनिमा को याद आ गया बेटे का बचपन, जब वो नर्सरी में पढ़ता था। उसके बड़े कुछ शरारती लड़कों ने उसकी शर्ट के अंदर तितली घुसा दी थी। बेटा रो रो कर बेहाल हो गया था। वो पागल की तरह दुखी दिखाई दे रहा था। तब तो तनिमा ने प्रिंसिपल के पास जाकर इस बात की शिकायत की थी, लेकिन अब बेटे की इस उम्र में किसके पास जाएगी वो? एक दिन और दुखी स्वर में बेटे ने फोन किया था। माँ, कैसे यहाँ 4 साल पढ़ूंगा मैं? क्यों, क्या हुआ? ये लड़के तो जातिवाद और प्रांतिवाद से ग्रसित हैं। बीजेपी कॉलेज से आया हुआ लड़का यहाँ सभी का नेता है। वो जैसा बोलता है सब लोग उसी की बात मानते हैं। वो जहाँ जाने के लिए कहेगा सभी लोग वहाँ जाएंगे। एक ही साथ खाएंगे डाइनिंग हॉल में, तो एक ही साथ बाजार घूमने जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? इससे तो उल्टा भाईचारा ही बढ़ता है। ओहो, आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये लड़के बहुत ही बदतमीज हैं। बंगाली लड़कों को देखकर ओडिया में गंदी गालियां देते हैं। लड़कियों के हॉस्टल की तरफ दर्पण दिखाकर सूरज की किरणें डालते हैं। लड़कियों के बारे में फिजूल की बातें करते हैं। तकनीकी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के ऐसे ही होते हैं बेटा। मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। वे लोग जहाँ भी जाएं, मेरा मन नहीं होने से भी मैं क्या इनके पीछे पीछे जाऊंगा? इतने सारे लड़के क्या इतने बड़े समूह में रह सकेंगे कभी? देखना, बहुत ही जल्द ये सब समूह बिखर जाएगा। कुछ नहीं होगा, चिढ़कर बोला था बेटा। बेटे के स्वभाव को वो बचपन से जानती थी। वो अपना सिर कटा लेना मंजूर कर लेगा, मगर किसी के सामने अपना सिर झुकाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए वे सब परिस्थितियां उसके स्वाभिमान को रह रहकर ठेस पहुंचा रही थी। फिर भी वो समझाने का प्रयास करती थी। जब सब लड़के उसकी बात को मान लेते हैं तो तुम क्यों नहीं? आप कैसी बात कर रही हो? कैसे मान लूंगा मैं? ये लोग जो भी बात बोलते हैं मैं सुनता हूँ, मगर जब मैं कुछ बोलता हूँ तो ये लोग ऐसा नाटक करते हैं जैसे मैंने कुछ बोला ही नहीं और उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। कभी कभी तो मेरी बात सुनकर ठहाका मारकर हंसते हैं, मानो मैं उनके सामने एक जोकर खड़ा हूँ। बंगाली तथा दूसरे राज्य के लड़के क्या उनके साथ रहते हैं? पूछा था तनिमा ने। ऐसे तो वे अलग घूमते हैं, कभी कभी मैं भी उनके साथ घूमने जाता हूँ और हम स्टेशन के पास वाली चाय की दुकान से नींबू वाली चाय भी पीते हैं। तुमने चाय पीना शुरू कर दिया? हाँ, कभी कभार दोस्तों के साथ पी लेता हूँ। तब तो सब ठीक ही है, और परेशानी किसकी? उन बदमाश लड़कों के डर से ये बंगाली लड़के भी मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते हैं। तब तुम अकेले ही घुमा करो। क्यों ऐसे बोलती हो? बेटे ने गुस्से में फोन काट दिया था। पिछले 2 दिनों से तनिमा ने मछलियों के जार का पानी नहीं बदला था। जार का पानी मैला होकर धुंधला सा दिखने लगा था। पानी बदलते समय उसने देखा कि काले शरीर पर रजत कणों के छिड़काव हुआ हो जैसे रंग वाली वो मछली जो उदास और अकेली रहती थी, मर गई थी। ना जाने कैसे उसके मुंह से अचानक निकली वो बात। देख रहे हो, एक मछली मर गई। बेटी ने तनिमा के हाथ से उस मछली को लेकर उल्टा पुल्टा कर देखा था और दुखी मन से मिट्टी खोदकर उस मुर्दा मछली को दफन कर दिया था। घर परिवार में मन नहीं लग रहा था महेश और तनिमा का। जब इकट्ठे बैठते तो केवल बेटे की ही बात करते रहते थे। कहीं भी हो, मन हमेशा अटका रहता था टेलीफोन के पास। दिन में 3-4 बार बेटा उनको या वे भी बेटे को फोन कर लिया करते थे। फोन के माध्यम से वे सभी अपने मन की व्यथा, तो कभी आश्वासन, सांत्वना, आश्रय, तो कभी अपनेपन की बातें करते थे। जिस दिन जार के अंदर वो जरीदार चमकीली मछली मरी, उस दिन बेटे का फोन नहीं आया था।
इधर वो उस मछली के मर जाने से उदास हो गई थी, तो उधर बेटे का फोन नहीं आने से अपने को असहाय महसूस करने लगी थी। आखिरकार उसने खुद ही अपनी तरफ से बेटे को फोन लगाया। फोन पर उसके किसी दोस्त ने बताया कि वो हॉस्टल के रूम में नहीं है। तनिमा ने उस दिन कम से कम 10 बार फोन लगाया होगा, पर बेटे से कोई बात नहीं हो पाई थी। बेटे ने कहीं किसी से झगड़ा ना मोल ले लिया हो, किसी भी तरह की समस्याओं से ना घिर गया हो, पर किससे पूछे ये बात? उन लोगों से जिन्होंने कभी बेटे की तरफ प्यार भरा दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ाया। जब रात को 8 बजने जा रहे थे, तनिमा अपने बेटे के साथ बात कर पाई थी। कहाँ गया था बेटा? दिन भर तुझको खोजते खोजते थक चुकी हूँ। उस तरफ बेटे ने कहा, तुम फोन रखो, बाहर जाके फोन करता हूँ। इधर घर में बेटी रूठ कर बैठी थी। उसकी मैट्रिक की परीक्षा में मात्र 15 दिन बाकी थे। वो यूरोपीय सामंतवाद पर जानना चाहती थी, मगर तनिमा अपनी व्यग्रता के कारण उसे पढ़ा नहीं पा रही थी। खुद को दोषी अनुभव कर रही थी। बेटी से कहा था, तुम पढ़ाई करो मेरी प्यारी बच्ची, मैं भैया के साथ बात कर लेने के बाद तुमको पूरा का पूरा अध्याय पढ़ा दूंगी। तुम्हारा ध्यान तो हर समय भैया की तरफ ही रहता है, मेरी तरफ कभी भी नहीं। क्या बात करती हो? भाई का दुख क्या हमारा दुख नहीं है? फिर और एक बार टेलीफोन की घंटी बजने लगी। तुरंत रिसीवर उठा लिया था तनिमा ने। उधर से फिर बेटे की आवाज आई, माँ मैं थक चुका हूँ, आत्महत्या करना चाहता हूँ। क्यों बेटा? वो अनुभव कर पा रही थी वहाँ बेटा फूट फूट कर रो रहा होगा। यहाँ तनिमा का दिल दुख से भीग रहा था। आज दिन भर मैं साइकिल पर घूम रहा था, हॉस्टल में एक भी पल रुकने का मन नहीं कर रहा था। घर तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आप सब दुखी हो जाओगे। और किसके पास जाऊं मैं इस अनजान शहर में? कौन मेरी जान पहचान का है यहाँ? हॉस्टल में तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है? तनिमा ने अपने बेटे से पूछा था। तुम पहले बाहर कोई किराए का रूम लेकर रहना चाहते थे ना? कोई कह रहा था कि तुम्हारे कई दोस्त बाहर के मकान में रहकर पढ़ाई करते हैं। तुम भी बाहर रूम लेना चाहोगे क्या? उन लोगों से पूछो जो बाहर किराए के मकान में रहते हैं, क्या तुम्हें अपने साथ रखेंगे? बेटे को जैसे एक नया रास्ता मिल गया। कहने लगा, हाँ उन लोगों से मेरी बात हुई थी, वे राजी भी हैं, पर आप लोग दुखी हो जाओगे क्योंकि हॉस्टल की साल भर की फीस कॉलेज वाले पहले से ही एडवांस ले चुके हैं। उस बात को छोड़ो, कम से कम तुम शांति से रह पाओगे, वही हमारे लिए बहुत है। दूसरे ही दिन बेटा हॉस्टल छोड़कर चला गया था बाहर रहने के लिए। तनिमा ने ना तो बेटे का हॉस्टल देखा था, ना ही हॉस्टल से बाहर उसका वो कमरा। वो तो केवल इतना ही चाहती थी कि बेटा जहाँ भी रहे सुख शांति से रहे। बाहर का वो मकान शहर के अंतिम छोर पर नेशनल हाईवे के पास था। किसी व्यक्ति ने अपने फार्म हाउस के लिए बहुत ही बड़ी जगह घेर ली थी। उसमें एक छोटा मोटा बगीचा भी बनाया था। इस सुनसान जगह में रहने को चला गया था बेटा, पता नहीं किस खुशी से। बाहर रहने चले जाने के एक दिन बाद उसका फोन आया था। माँ मैं अच्छा हूँ, मेरे लिए चिंता मत करना। आप मेरी मछलियों का ध्यान जरूर रखना। आपकी लापरवाही की वजह से अब तक मेरी 3 मछलियाँ मर चुकी हैं। बीच बीच में पानी जरूर बदलते रहना। बेटे की इन बातों को सुनकर तनिमा बाजार से खरीद कर लाई थी एक बड़ा सा जार। मछलियों का ये था अपना नया नया घर। मछलियाँ अपनी पूंछ हिला हिलाकर रंगोली बनाती थी अपने नए घर में। अंजलि भर रंगीन सपनों जैसी थी मानो उसकी गति। तनिमा इस बार ध्यान से निहार रही थी रंगीन मछलियों के बीच एक सफेद मछली की हरकतों को। एक विधवा की नीरस जैसा मान लिया था उसने अपने जीवन को। इस मछली को जब बेटे ने खरीदा था तब भी तनिमा को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कोई सपना कभी सफेद होता है क्या? सपने तो हमेशा रंगीन होते हैं। फिर भी वो मछली दाना खा रही थी, तैर रही थी, उस प्रकार मानो किसी तालाब में किनारे कोई एक विधवा युवती नहा रही हो। कई नई नवेली गांव बधुआ के बीच में। चूंकि वो सुंदर नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए तनिमा उस मछली को कभी कभार उस जार से निकाल के एक दूसरे जार में रख देती थी। अकेले रहकर शायद दुखी हो जाएगी, यही सोचकर फिर उसने पहले वाले जार में उन सब मछलियों के झुंड में छोड़ देती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में बेटा बिल्कुल ही एक नई ब्रांच लेकर पढ़ रहा था। लोग कहते थे भविष्य में इस कोर्स को पढ़ने वाले लड़कों की भारी मांग होगी, नौकरी लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सपने रंगीन मछलियों की तरह तैर रहे थे तनिमा के दिल में।
अपनी अपनी पूंछ हिलाकर भले ही थोड़ी बहुत आश्वस्त हो चुकी थी तनिमा अपने बेटे के भविष्य को लेकर, पर क्या इस उम्र में कोई कभी शांति से रह पाया है? बेटा जिस सुनसान जगह पर रहता है सोचकर तनिमा का मन बहुत बेचैन हो जाता था। बीच बीच में वहाँ फोन करके वो अपने बेटे की सुध बुध ले लेती थी और कभी कभार बेटा भी फोन कर लेता था अपने कॉलेज से। सुबह सुबह मन क्यों बड़ा ही उदास हो जाता है माँ, रात को भी बहुत डर लगता है, मगर चलेगा। टेबल पहुँचते समय नौकरानी ने देखा कि वो सफेद मछली मरी पड़ी थी। तनिमा उस मछली को प्यार नहीं करती थी, इसलिए वो मछली मर गई क्या? मछली की मृत्यु से उसका मन बहुत दुखी हो गया था। देखो जार के अंदर से वो सफेद रंग कहाँ खो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आतताई मानो छुप कर बीच बीच में रंगों को चुरा लेता हो। मछलियाँ रोज एक एक कर मर जाती हों, ऐसी बात नहीं थी। 8-10 दिन के अंतराल में एक एक कर मछलियों का अचानक मर जाना एक सवाल बन गया था। क्या क्या कारण हो सकते थे? तनिमा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बेटी बोली थी, लगता है आज भी भैया के पास से कोई बुरी खबर जरूर आएगी। जब जब कोई मछली मरती थी तब तब बेटे के वहाँ से कोई न कोई दुख भरी खबर जरूर आती थी। ये बात 100% सच थी। बड़ा ही डर लग रहा था उसको। क्या हुआ होगा कौन जाने। फोन करके ये बताना उसके लिए संभव भी नहीं था। तनिमा का मन बहुत ही उदास हो गया था। वो ठीक से अपना खाना भी नहीं खा पाई थी। हे भगवान, मेरे बेटे के साथ कोई दुखद घटना न घटे। दिन ढलकर रात हो गई थी। मन धीरे धीरे शांत होने लगा था। रात 10 बजे अचानक फोन आया। इस बार बेटे ने फोन नहीं किया था, बल्कि बेटे के एक अध्यापक ने फोन किया था। कहने लगे, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आज शाम को 4 बजे। जोर जोर से कांपने लगी थी तनिमा। टेलीफोन रिसीवर महेश को पकड़ाकर वो वहीं पर बैठ गई थी, अपने सिर पर हाथ रखकर। बेटे की दाएं हाथ की अनामिका उंगली कट गई थी। बेटे को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसी रात महेश निकल गया था बेटे के पास। उसके हाथ की चोट लगी अंगुलियों का ऑपरेशन हुआ था और 2-4 दिन के बाद महेश अपने बेटे को लेकर घर लौट आया। कभी भी अंधविश्वासी नहीं थी तनिमा। जरूर न जरूर मछलियों की मृत्यु के साथ साथ मेरे बेटे के बुरे दिन का कुछ न कुछ संबंध होगा। उसने अपने मन में ही मछली और बेटे का भविष्य को जोड़कर ताना बाना बुन लिया था। बेटा 2.5 महीना तक घर में रहा। चोट लगी अंगुली अब ठीक होकर पहले जैसी दिखने लगी थी। डॉक्टरों ने अपनी कुशलता का परिचय दिया था। बेटे ने बाएं हाथ से खाने की भी आदत डाल ली थी, मगर इस समय तक बेटे का पहला सेमेस्टर की परीक्षा सिर पर आ चुकी थी। बेटा कॉलेज जाकर बाएं हाथ से परीक्षा का फॉर्म भी भरकर चला आया था। बस परीक्षा के दिन चंद दिन ही बाकी थे। इसी दौरान वो मन लगाकर पढ़ाई भी नहीं कर पाया था एक्सीडेंट के कारण, इसलिए खूब निराश भी था। कहने लगा था, मुझे लग रहा है इस बार मैं पास नहीं हो पाऊंगा। मेरे तो एक नहीं कई पेपर बाकी रह जाएंगे। इन दिनों में तनिमा और उसका बेटा आपस में और अधिक घुल मिल गए थे। बातों बातों में तनिमा बेटे को उसकी सुविधा असुविधा के बारे में पूछती रहती थी। बेटे के जाने के बाद सारी रात सो नहीं पाई थी वो। उसे लग रहा था जैसे कुछ न कुछ घट कर ही रहेगा। तनिमा का हृदय कांप उठा था। जितना भी उनके साथ घट रहा था कम था। शहर के बाहर वो अकेले घर के बारे में सोचने से तनिमा की चिंताएं और अधिक बढ़ जाती थी। यहाँ रहते हुए बेटे ने एक बार कहा था, जब वहाँ खाना बनाने वाला कुक नहीं आता है तो हम लोग अपने हाथों से खाना बनाते हैं। मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए हमारे उस मेस का सबसे सीनियर लड़का मुझे डांटता और गाली देता है। कभी तो सीखा नहीं कैसे बनाऊं। एक दिन जब चाय बनाने गया था मैंने अपने हाथ जला लिए थे, इसीलिए अक्सर मुझे बाजार से सब्जी और आटा चावल जैसी चीजें लाने के लिए भेज देता है। दुर्घटनाग्रस्त निर्बल हाथों से किस प्रकार वो भारी सामान का थैला उठाकर लाता होगा, ये सोचकर तनिमा अस्थिर सी हो जाती थी। आधी रात में ही उसकी नींद टूट गई थी। ज्यों ही उसकी नींद खुली वो महेश को जागने का सोच रही थी, लेकिन उससे पहले वो आदतन मछलियों के जार के पास आ गई और देखने लगी कि जार में मछलियाँ सब कुशल तो हैं। छोटे से डिब्बे में मछलियों का दाना निकालकर जार में डालने के बाद फिर वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली गई थी। ये बात सही है, सुबह से उसे पिछली रात जैसा भारी भारी नहीं लग रहा था। बेटे ने अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचकर फोन किया था, वो कहकर कि वो कुशल से पहुंच गया है। सुबह चाय पीने के समय तनिमा बोली थी, देख रहे हो पिछले 7-8 साल महीनों से इस टेलीफोन ने किस तरह से हमारी जिंदगी को जकड़ लिया है।
टेलीफोन के बिना तो एक पल भी जिंदगी कट नहीं सकती। कभी भी हमने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे इतने खराब दिन भी आएंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ चिंताएं यूं ही बढ़ जाती हैं। अखबार पढ़ते पढ़ते महेश ने कहा था। दोपहर को टेलीफोन की एक लंबी घंटी सुनकर दौड़ आई थी तनिमा। शहर के बाहर वाले मकान में रहने के बाद कभी भी असमय पर बेटे ने फोन नहीं किया था, क्योंकि फोन करने के लिए उसे तो 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बेटा या तो चुंगी नाका के पास जाकर फोन करता था या फिर अपने महाविद्यालय के अंदर एटीडी बूथ से। बेटा कहने लगा था, माँ मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, अभी पापा को तुरंत भेज सकती हो? तनिमा बुरी तरह से डर गई थी। पहले से ही तय हुआ था कि बेटे के जाते समय साथ में महेश भी जाएगा, क्योंकि बेटे का दाहिना हाथ एक्सीडेंट में कमजोर हो गया था। इसलिए अपना सारा सामान उठाकर प्लेटफॉर्म तक जाना उसके लिए कठिन होगा, पर कुछ भी तकलीफ नहीं होगा कहकर बेटा अकेले ही चला गया था। सुबह पहुंचकर उसने फोन भी किया था, ये कहते हुए कि वो आराम से पहुंच गया है और उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई थी। क्या हुआ पहले बताओ तो पापा को जरूर भेजूंगी। मगर समस्या क्या है बताओ तो। जब मैं अपने पुराने वाले घर पहुंचा तो देखा कि वहाँ ताला लगा हुआ था। जब केयर टेकर को इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथियों ने इस घर को छोड़कर एक दूसरा घर किराए पर ले लिया है। वो घर बाजार की तरफ पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मुझे उस घर का पता चला, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ उनके पास पहुँचा तो उन लोगों ने मेरा सारा पैसा ले लिया। मतलब 2 महीने का बकाया भाड़ा, बिजली का बिल आदि। इसको तो देना ही था, कौन मना कर रहा है देने के लिए? मगर मेरी खाट बिछाने के लिए जगह रखनी चाहिए थी उनको, फिर क्यों नहीं रखी? अपनी अपनी खटिया तो बिछा चुके हैं, मगर मेरे लिए बिल्कुल जगह नहीं रखी है। मेरा बक्सा और मेरे कपड़े एक कोने में पटक दिए हैं। कैसी अजीब बात है। इन लोगों ने रहने वाले सदस्यों के हिसाब से घर नहीं लिया क्या? क्या वो घर बहुत ही छोटा है? नहीं नहीं, घर छोटा नहीं है। इन लोगों ने 2 अन्य लड़कों को लाकर रखा है उस घर में। तो तू उनका पुराना दोस्त था ना? तेरे लिए जगह रखना उचित नहीं था क्या? तेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इंसानियत के नाते से भी तुझे अपने पास रखना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं वे लोग? बोल रहे हैं तू 2-2.5 महीने अपने घर रह गया था। हमारे लिए उस घर का किराया देना व मेस चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए 2 अन्य दोस्तों को हम बुला लाए यहाँ रखने के लिए। उन्होंने तो 2 महीने के किराए का एडवांस पैसा दे दिया है। ये तो ठीक है, परंतु तेरे लिए उन्होंने जगह क्यों नहीं रखी? इस बारे में उनसे क्यों नहीं पूछा? मुझे जो पूछना था मैं पूछ चुका हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पढ़ाई मेरे भाग्य में नहीं है। हमारे शहर में बीएससी पढ़ना ही मेरे लिए बेहतर है। तो हमेशा इतनी जल्दी क्यों टूट जाता है? अच्छा, मैं पापा को तुम्हारे पास भेज रही हूँ। वो कल सुबह पहुंचकर तुम्हारे रहने का कोई प्रबंध करके आएंगे। तनिमा सोच रही थी, क्या सचमुच उसका बेटा पढ़ाई कर पाएगा? तुरंत ही ऑफिस फोन करके सारी बातें बता दी महेश को। मगर महेश पूरे विश्वास के साथ बोला था, ठीक है मैं जा रहा हूँ, कुछ अस्थायी व्यवस्था करके ही आऊंगा। उसी रात को ट्रेन पकड़कर चला गया था महेश बेटे के पास। तनिमा का मन तरह तरह की आशंकाओं में डूबा जा रहा था। तुरंत ही वो मछलियों के जार के पास आ गई थी। वो सोचते हुए, जार में सब कुछ ठीक ठाक तो है, और जार में सिर्फ 3 मछलियां ही जिंदा बची थी, वे भी बिना जोड़े वाली। एक लाल मछली, तो दूसरी लाल नीले रंग वाली मछली, तो तीसरी क्रोकोडाइल मछली। जाल के अंदर 3-4 दाने डाले थे तनिमा ने, ताकि मछलियां जिंदा रहें। रात को ठीक से नींद भी नहीं आई थी तनिमा को। बहुत देर रात बीते आंख में नींद उतरी थी, शायद भोर होने वाली होगी। नींद से जागते ही वो उस जार के पास गई थी। देखा था कि उस जार में 3 मछलियां गोल गोल चक्कर काट के तैर रही हैं। चूंकि महेश बेटे के पास गया हुआ था, इसलिए बेटे के बारे में इतनी चिंता नहीं थी। मगर सुबह होने पर भी महेश का फोन नहीं आया था। वे ठीक से पहुंचे भी हैं या नहीं, तनिमा नहीं जान पाई थी। पहले तो ऐसा भी नहीं हुआ था। जब भी बाहर कहीं जाते थे तो अपनी कुशलता का समाचार पहुंचते ही दे देते थे। पहला पहर ढल चुका था, अब सूरज सिर के ऊपर था। तब भी बाप बेटे दोनों में से किसी ने फोन नहीं किया था। उस दिन तो खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था तनिमा का। माँ बेटी दोनों ब्रेड खाकर ही रह गई थी। ना किसी अखबार में, ना ही किसी पत्र पत्रिका में, और ना ही टीवी देखने में उनका मन लग रहा था। तनिमा बेटी को एक ही सवाल पूछ पूछ कर बोर कर रही थी। थक हार कर वो बिस्तर पर लेटे लेटे इधर उधर सोचकर विचार में पड़ गई थी। तभी किसी का फोन आया, घर की शांति को चीर कर।
फोन था महेश का। कुछ रूखे स्वर में बोली थी तनिमा। सुबह से अभी तक एक भी बार फोन नहीं किया, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। अभी तक बेटे के रहने की कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। सोच रहा था कुछ व्यवस्था होने के बाद ही फोन करूंगा। उसके पुराने दोस्तों के पास गए थे? हाँ गया था, वहाँ पर सचमुच जगह नहीं है। तुम क्यों नहीं बोले कि बाहर के दूसरे लड़कों को अपने साथ रख लिया है, फिर उसको क्यों नहीं रखा? उनके साथ झगड़ा करूंगा क्या, या कोई नई व्यवस्था करूंगा? चिढ़ गया था महेश। बेटा फिर से पहले वाले हॉस्टल में जाना चाहता था। मैं उसको वहाँ भी लेकर गया था, वहाँ भी उसको रखने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। वार्डन से भी अनुरोध किया था, उसने बेटे को बुलाकर हॉस्टल में लौट आने का कारण भी पूछा था। कहने लगा था कि तू क्या सोच रहा है, इन 3 महीनों में यहाँ सब कुछ बदल गया होगा। तो बाहर घर लेकर रहता था पढ़ाई करने के लिए, तो अब वहीं रहकर पढ़ाई कर। थोड़ी देर रुककर फिर महेश बोलने लगा था, लेकिन प्रिंसिपल के पास पुराने हॉस्टल के सभी लड़के पहुंच गए थे। वहाँ उन लड़कों ने मुझसे कहा था, अंकल देखिए, इसके हॉस्टल छोड़कर चले जाने के बाद एक दूसरे लड़के ने भी इसकी देखी देखा हॉस्टल छोड़ दिया था। उनकी वजह से हमारा हॉस्टल बदनाम हो गया है। अब ये फिर क्यों लौटना चाहता है? जो लड़के इसको फुसला कर ले गए थे, इसके एक्सीडेंट के बाद तो उनको इसे अपने साथ रखना ही चाहिए था। तनिमा के धीरज का बांध टूट रहा था। वो अधीर होकर बोलने लगी थी। बोलो ना, आखिर में हुआ क्या? महेश कहने लगा था। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हॉस्टल में जगह खाली है तो रख दीजिए बेटे को। तुम बेटे के साथ बात करना चाहती हो क्या? बेटे को क्या सांत्वना देती तनिमा? उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। उसके बेटे को कितनी तकलीफ हो रही होगी। इधर परीक्षाएं भी सर पर हैं, उधर इस मानसिक हालत में कैसे पढ़ाई कर पाएगा वो? आज तक महेश के ऊपर तनिमा का पूरा भरोसा था, मगर अब ऐसा लग रहा था मानो उसके भरोसे व आशाओं का वो बांध टूटता ही जा रहा हो। तनिमा बेटे को पूछने लगी थी, बेटा खाना खाया? हाँ, उदास स्वर में बोला था बेटा। अभी तक मेरे रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है माँ। यही सोचकर घर से निकला था कि जितना भी कष्ट सहना पड़ेगा सह लूंगा, मगर यहाँ आकर देखा मेरे रहने के लिए तो थोड़ी सी मिट्टी भी नसीब नहीं है। 1 साल होने वाला है, मुझे कहीं भी पाँव पसारने के लिए एक जगह नहीं मिल पाई है। तनिमा ने कल्पना कर ली थी कि बेटा दीवार पर सहारा लिए हुए खड़ा है। एक पाँव जमीन पर रखा है तो दूसरा पाँव घुटनों से पीछे मोड़कर दीवार से सटाकर खड़ा हुआ है, और उसको घेर कर खड़े हैं बहुत सारे लड़के। उसको अपने प्रश्नों बाणों से घायल कर रहे हैं बार बार, और वो खड़ा है एक कुख्यात अपराधी की तरह सिर झुकाकर। अपने दूसरे मोड़े हुए पाँव को जमीन पर जैसे रखने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। रिसीवर रखकर चुपचाप बैठ गई थी तनिमा। क्या हुआ माँ? बेटी ने पूछा था। भैया सकुशल तो हैं, जानती हो जार में केवल 2 मछलियां ही हैं। नहीं 3 मछलियां थी, तनिमा बोली थी। नहीं, मैं तो 2 मछलियों को देख कर आ रही हूँ। मैंने सुबह देखा था तो जार में 3 मछलियां थी, एक कहाँ चली गई? तुरंत ही जार के पास चली आई थी तनिमा। कह रही थी, सचमुच लाल नीले रंग की मछली कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। कब मर गई? तुमने छुपा कर फेंक तो नहीं दिया? बेटी चिढ़ गई थी। आप क्या बोल रही हो? नौकरानी ने तो कहीं नहीं ले लिया होगा। क्या बात कर रही हो? इतने दिनों से काम कर रही है वो, अभी तक तो कोई भी चीज नहीं ली, आज ले ली? कैसे हो सकता है? फिर वो मछली उसके किस काम आएगी? इससे पहले तो मछलियां मर जाया करती थी, खोया नहीं करती थी। शायद हो सकता है सुबह सुबह मछली के जार को देखने से उसे कोई भ्रम हुआ हो। मन चिंताओं के बढ़ते बोझ से फिर भारी हो गया था। बेटा और मछली, मछली और बेटा, जैसे तनिमा की दुनिया में इसके अलावा कुछ और घटित ही नहीं होता हो। बेटी चिल्लाई थी, माँ देखो देखो, वो मछली टेबल के नीचे गिरी पड़ी है। तनिमा ने सावधानी से देखा था उस मछली को। आसपास कुछ चींटियां भी लग गई थीं। जार के अंदर वो मछली जिस रंगीन सपने की तरह दिख रही थी, उसकी लाश वैसी नहीं दिख रही थी। मछली को पलटकर तिरछी कर देखने से वो पूरी तरह से निस्तेज नजर आ रही थी। तनिमा को याद आई उस दिन की बात, जिस दिन वो मछली जार में से कूदकर टेबल के ऊपर गिरी थी। मगर वो मछली अब इतनी दूर कैसे चली गई? ऐसा क्या कष्ट हो रहा था जो उसने जार में से कूदकर जमीन पर आत्महत्या कर ली? उसी समय तनिमा को अपने बेटे की याद आई। माँ, क्यों मेरे पाँव के नीचे थोड़ी सी भी जमीन नसीब नहीं होती?
तनिमा घर के अंदर से एक पॉलीथीन की थैली लाई। उसमें भरा हुआ था कुछ स्वच्छ पानी। जार के अंदर बची हुई 2 मछलियों को निकाल कर रखा था उसमें, और बेटी से कहने लगी, तुम ट्यूशन जा रही हो, इसे ले जा, आसपास के किसी नदी नाले में छोड़ देना बेटी। बेटी विस्मित होकर देख रही थी, कुछ भी विरोध नहीं किया था उसने। तनिमा मन ही मन कह रही थी, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई समुंदर नहीं है। हे मेरे सपनों, तुमको मैं आज अपने से विदा कर रही हूँ। जाओ, जहाँ भी तुम्हारा मन लगे वहीं जाकर तैरने लगो इधर उधर। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।